नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य। भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया। और जम्मू कश्मीर में 5 महीने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू हुई। दोपहर समाचार में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चंद्रिका जोशी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र का अनावरण किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वाजपेयी जी सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध पर हमेशा बल देते थे। उन्होंने वाजपेयी जी के उस कथन को दोहराया कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं बदल सकते। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे। अटल जी उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। सर्वमान्य और सर्वप्रिय अटल जी का सद्व्यवहार, विनोद प्रियता, वाक्पटुता और प्रभावी कार्यशैली जनसेवकों के लिए शिक्षा व प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी लोकप्रियता दल और राजनीति की सीमाओं से ऊपर थी। उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और विचारों की शक्ति के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री वाजपेयी राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। वे महान राजनेता के साथ कुशल संगठनकर्ता भी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला रखने और पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लखनऊ में लोक भवन प्रांगण में श्री वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। श्री वाजपेयी पहली बार 1996 में केवल 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे दूसरी बार 1998 से 1999 तक 11 महीने प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 1999 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। श्री वाजपेयी ने अनेक कविताएं लिखी। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। इनमें से 1/3 कैडेट लड़कियां होंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सेना इन एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। नौसेना तटीय इलाकों में, जबकि वायुसेना अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी। इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वावलंबन ई सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में 5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। हमारे देश के ग्रोथ में हमारे एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% इनकम जो है वो एमएसएमई से आता है। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और अभी तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। और अब मेरा विश्वास है कि हम इसी मर्यादा को बढ़ाकर आने वाले 5 साल में हम कम से कम ये जो 30% एमएसएमई की ग्रोथ है इसको हम 50 तक लेके जाएं। भारत लगातार विश्व के ऐसे देशों में बना हुआ है जहां कोविड महामारी से मृतकों की संख्या सबसे कम है। देश में इस समय कोविड मृत्यु दर 1.93% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सरकारों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप ये संभव हुआ है। अमेरिका में इस महामारी से मृतकों की संख्या पिछले 23 दिन में 50,000 को पार कर गई है। ब्राजील में 95 और मैक्सिको में 141 दिन में 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में 156 दिन में इतने लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 18,62,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 71.61% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 63,489 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 25,89,682 हो गई है। इनमें से 6,77,444 मरीजों का इस समय इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 944 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक इस महामारी से 49,980 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोविड जांच की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 7,46,608 नमूनों की कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि जांच करने, संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उपचार रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 की जल्दी जांच और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दृढ़ संकल्प का ये परिणाम रहा है कि नमूनों की दैनिक जांच की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोजाना जांच का साप्ताहिक औसत जुलाई के पहले हफ्ते में लगभग 2,30,000 था, जो मौजूदा सप्ताह में 7 लाख से अधिक हो गया है। देश में अब तक 2,93,09,703 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ये उपलब्धि देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ने के कारण हुई है। जनवरी में कोरोना जांच की केवल एक प्रयोगशाला थी, जो आज 1,469 हो गई है। इनमें से 969 सरकारी और 500 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कल 192 लोगों में संक्रमण के बाद कोविड मरीजों की संख्या 4,390 हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान
कुल 78 लोगों को कोविड से स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 55.53% हो गई है। मणिपुर में अब 1939 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में अब तक कोविड से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में कोविड मरीजों के लिए लगभग 1500 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज बताया कि जल्द ही राज्य में 3 नए कोविड उपचार केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम में 850 बिस्तरों वाला कोविड उपचार केंद्र और मिर्जा में 704 बिस्तरों वाला एक अन्य केंद्र काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के लिए 40 बिस्तरों वाला एक अन्य केंद्र भी गुवाहाटी में शुरू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समय राज्य में कोविड संक्रमण के 22,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जबकि 53,000 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मिजोरम में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 64 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर वहां संक्रमण के कुल मामले 777 हो गए हैं। कल 8 लोगों के इस बीमारी से ठीक होने के बाद अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 356 हो गई है। 421 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1102 नए मामले मिलने से वहां इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 91,361 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1,930 लोगों के और ठीक हो जाने से राज्य में इस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 74.56% हो गई है। अब तक वहां 68,126 लोग इस बीमारी से उभर चुके हैं। इस संक्रमण से कल हुई 9 मौतों के साथ ही राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 693 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर महापालिका में जहां इस संक्रमण का सबसे अधिक जोर है, पिछले 24 घंटों में 234 नए मामले सामने आए। वहीं करीमनगर जिले में 101 नए रोगी मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से कम रह गई है। कुल संक्रमित 45,500 लोगों में से 35,000 से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भोपाल में कल जन अभियान की शुरुआत की। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से भी कम है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 44,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 214 नए मरीज मिलने से वहां संक्रमितों की संख्या 9,804 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इसकी शुरुआत की। इस अभियान के तहत कोरोना संक्रमण के साथ ही जीवन जीने की आदत के संबंध में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2,924 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 60,000 को पार कर गई है। राज्य में अब तक 343 लोग इस संक्रमण के शिकार हुए हैं। 40,726 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं और 18,928 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 9,08,508 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुजरात में कल 1,094 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 77.95% हो गई है। गुजरात में अब तक 12,62,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। कल सामने आए संक्रमण के 1,094 नए मामलों में से सबसे अधिक 166 मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 148 मामले सामने आए। राज्य में 14,359 सक्रिय मामलों में से 76 मरीजों की स्थिति गंभीर है। दूसरी ओर कल 1,015 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 60,537 हो गई है। कल 19 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,767 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
बिहार में कल 13,498 लोगों की कोरोना जांच की गई। राज्य में अब तक 16,12,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,498 हो गई है। पटना अभी भी हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां 16,366 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 4,147, जबकि भागलपुर में 3,974 लोग पॉजिटिव हैं। कोरोना के कारण 515 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमण की दर में लगातार कमी हो रही है। इस बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित होने के बाद पटना एम्स ने राज्य के 8 मेडिकल कॉलेजों में चल रहे कोविड मरीजों के उपचार को लेकर डॉक्टरों को जानकारी देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रत्येक बुधवार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में मेदांता अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने और व्यायाम करने जैसी सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड से संबंधित खबरों को ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए विशेष देखभाल पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अन्य बीमारियों से ग्रसित होने की आशंका बढ़ जाती है। हम अपने आप को ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं उसमें एंगेज करें, जैसे राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिव आर्ट्स सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इस तरीके की चीजें, दीज ऑल क्वालिफाई एज पॉजिटिव एडिक्शन। म्यूजिक, ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं। हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करें, बात करें लोगों से, सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करें, खासतौर से न्यूज रिलेटेड टू कोविड-19। सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भ्रामक खबरों की सत्यता के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। एक समाचार पत्र के संपादकीय में ये दावा किया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेल यात्रियों के सामने सरकार की सफलता के गीत प्रस्तुत करने के लिए 3,000 भिखारियों की सेवाएं लेने की सोच रहा है। सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह झूठ बताया है। सरकार ने कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा सचिवालय संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 हफ्तों से निर्धारित समय से अधिक काम कर रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा प्रतिबंधों के तहत मॉनसून सत्र चलाने के लिए दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल करने के बारे में पिछले महीने फैसला किया था। श्री नायडू ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि परीक्षण, रिहर्सल तथा अंतिम निरीक्षण जैसी सभी तैयारियां इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरी हो जाएं। प्रबंधों के अनुसार मॉनसून सत्र के दौरान सदस्यों के बैठने के लिए राज्यसभा चैम्बर और गैलरी तथा लोकसभा चैम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यसभा चैम्बर में 60 और राज्यसभा गैलरी में 51 सदस्य बैठेंगे। पहली पंक्ति सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम के अनुसार रिक्त रहेगी। शेष 132 सदस्य लोकसभा चैम्बर में बैठेंगे। विभिन्न दलों को राज्यसभा चैम्बर और गैलरी में उनकी सदस्य संख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी और बाकी दलों को लोकसभा चैम्बर में सत्ता पक्ष और अन्य के लिए निर्धारित 2 ब्लॉकों में सीटें दी जाएंगी। राज्यसभा के सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करते हुए सदस्यों को विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता कम से कम करने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिन से हो रही वर्षा तथा नेपाल सहित ऊंचे इलाकों से आने वाले पानी के कारण बहुत से इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के आपदा राहत विभाग ने बताया कि 15 जिलों के 605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 391 गांव जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इन जिलों के जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और बाढ़ से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की और बचाव तथा राहत कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील और असंवेदनशील जनपदों के जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को नुकसान के लिए 24 घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से त्रस्त परिवारों को राशन किट वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों को नियमित भ्रमण करने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को लाने ले जाने के लिए 779 नावें लगाई गई हैं और 268 मोबाइल टीमें ड्यूटी पर तैनात हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 टीमों के अलावा 17 कंपनी पीएसी की भी राहत कार्यों के लिए लगाई गई हैं। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर तेलंगाना के कई भागों में लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। तेज बारिश से कई नदियां, नहरें और तालाब उफान पर हैं और बाढ़ का पानी कुछ क्षेत्रों में सड़कों पर आ गया है। राज्य सरकार ने जिले के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए हैदराबाद में सचिवालय और मुलुगु, वारंगल, ग्रामीण तथा करीमनगर जैसे जिला मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। राहत कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बलों के हेलीकॉप्टर सहित 2 हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं। एक सप्ताह पहले केरल के इडुक्की जिले में राजमाला में हुए भारी भूस्खलन में दबे 2 और शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। 12 अन्य लापता लोगों के लिए इस क्षेत्र में खोज अभियान जारी है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लद्दाख के लेह में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बादल छाए रहने की भी संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य। भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया और जम्मू कश्मीर में 5 महीने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू हुई। भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया है। ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोधी कार्यदल की चौथी बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व
मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया। बातचीत में सदस्य देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान और समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी पर रोक लगाने पर विचार किया गया। ब्रिक्स देशों की बढ़ती आर्थिक शक्ति, वैश्विक आर्थिक विकास की मुख्यधारा में ब्रिक्स का महत्व, इन देशों की जनसंख्या और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर ब्रिक्स देशों का प्रभाव बढ़ा है। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा मुद्दा ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत सरकार ने मॉरिशस को उसके दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र में हो रहे तेल रिसाव पर रोक लगाने और इससे संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तेल टैंकर से तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। 10 सदस्यों का एक तकनीकी कार्रवाई दल भी मॉरिशस भेजा गया है। बांग्लादेश का एक हल्का पोत कल वहां हतिया के निकट बंगाल की खाड़ी में डूब गया। खबरों के अनुसार एमवी अख्तर बानू नामक इस पोत में सवार 13 नाविक लापता हैं। इसमें 2000 टन गेहूं ले जाया जा रहा था। तटरक्षक बल और नौसेना इसकी तलाश कर रहे हैं। हमारे ढाका संवाददाता ने बताया है कि कल भी लगभग इसी समय भशानचर के निकट चीनी ले जा रहा एक जहाज डूब गया। इसके चालक दल को बचा लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि वे निर्वाचित हुए तो उनका प्रशासन भारत के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर जिन खतरों का सामना कर रहा है उनका मुकाबला करने में अमेरिका उसे सहयोग देगा। जो बाइडेन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत अमेरिकी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत करने का आह्वान भी किया। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने 15 वर्ष पूर्व भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी देने के प्रयासों का नेतृत्व किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी आज कानूनी रूप से भारतीय संघ में शामिल होने का 59वां दिवस मना रहा है। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ, लेकिन फ्रांस और भारत सरकार के बीच जिस सत्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर हुए उसे फ्रांस सरकार ने 16 अगस्त 1962 को मान्यता दी थी। इस प्रकार इसी दिन केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कानूनी रूप से भारतीय संघ में विलय हुआ था। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने किझूर स्मारक में झंडा फहराया और पुदुचेरी सशस्त्र बलों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और जनमत संग्रह में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर 1954 को इस बात को लेकर जनमत संग्रह हुआ था कि पुदुचेरी फ्रांस प्रशासन के तहत रहना चाहता है या वो भारतीय संघ में इसका विलय चाहता है। करीब 178 प्रतिनिधि इस जनमत संग्रह में शामिल हुए, जिनमें 170 ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। ये जनमत संग्रह विलियानूर के पास किझूर में हुआ और इसी की याद में किझूर में स्मारक का निर्माण किया गया। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण ये 18 मार्च से बंद थी। श्रद्धालुओं को मास्क और फेस कवर अनिवार्य रूप से लगाना होगा। मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। यात्रा मार्ग के प्रत्येक प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कटरा आधार शिविर में कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन फिर से यात्रा शुरू होने से वे काफी उत्साहित हैं। तीर्थयात्री वेबसाइट maavaishnodevi.org पर ऑनलाइन पर्ची ले सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और विकास में पारसी समुदाय का योगदान हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य।
भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया और जम्मू कश्मीर में 5 महीने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।